एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए रिफॉर्म्स पर दिया बल। राज्यसभा में वंदे मातरम और लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। जनहित के मुद्दों की गूंज। भोजनावकाश के बाद अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी। 1932 अभ्यर्थी सफल। सीडीपीओ का परीक्षा परिणाम भी घोषित। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कटक में पहला टी20 मैच। हजारीबाग में चल रहे कूच बिहार ट्रॉफी में झारखंड की पारी 206 रन पर सिमटी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में विकास तथा जन कल्याण को लेकर उनका मार्गदर्शन किया। श्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में हाल में संपन्न उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत पर भी एकजुटता के लिए सांसदों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए रिफॉर्म्स का मंत्र दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर सांसदों का मार्गदर्शन किया है। देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म, तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। और फिर सांसदों को खेल कूद में यूथ को कनेक्ट करने के लिए, युवाओं का भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए गतिविधि करने के लिए भी जोर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन है। दोनों ही सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा होगी। वहीं लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज प्रश्नकाल हुआ। इस दौरान विधायकों ने विकास और लोकहित से जुड़े सवाल पूछे, जिनका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से जुड़ा मुद्दा उठाया और झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परिषद के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। श्री मरांडी ने संबंधित अधिकारियों को हटाने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। चलते हैं सीधे राज्यसभा। क्या बोल रहे हैं अमित शाह विधानसभा में? वंदे मातरम में अभी इसके बाद लोकसभा। अब चलते हैं राज्यसभा। ये अमित शाह क्या बोल रहे हैं वंदे मातरम के ऊपर? बच्चे, गरीब के बच्चे, वो भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के साथ ये छल हो रहा है। ये हमारा डिमांड है, सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं। और फिर अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम लोग यही करेंगे, हंगामा करेंगे। क्या करेंगे? हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं। बोलिए तो क्या
और राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत कर रहे थे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज प्रश्नकाल हुआ। इस दौरान विधायकों ने विकास और लोकहित से जुड़े सवाल पूछे, जिनका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से जुड़ा मुद्दा उठाया और झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परिषद के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। श्री मरांडी ने संबंधित अधिकारियों को हटाने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से 2023 बैच के कुछ प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने मुलाकात की। दरअसल ये प्रशिक्षु अधिकारी विधानसभा की कार्रवाई देखने आए थे। विद्यार्थियों ने भी विधानसभा की कार्रवाई को देखा और स्पीकर से मुलाकात की। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आंदोलनरत मनरेगा कर्मियों से कल रांची में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनकी मांगों को जाना और विधि तथा न्याय सम्मत निर्णय लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा, अधिकार को लेकर पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में भारतीय पुलिस सेवा के 2024 बैच के कुछ अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने प्रशिक्षण से संबंधित अनुभवों से अवगत कराया। गौरतलब है कि इन अधिकारियों ने पिछले 23 नवंबर को झारखंड कैडर में योगदान दिया है। रांची के 3 बस टर्मिनल, आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन टर्मिनलों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार के निर्देश दिए हैं। विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर इसे लेकर निविदा भी निकाली गई है। गौरतलब है कि सीएम के निर्देश पर मंत्री सुदिव्य कुमार योजना को धरातल पर उतारने के लिए लगभग 49 करोड़ रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत कर चुके हैं। आजसू पार्टी की छात्र इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ ने विद्यार्थियों के लंबित छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाने का फैसला लिया है। रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को उनका हक दिलाने के लिए आवाज बुलंद किया जाएगा। मांग को लेकर हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे विधायक जी भी सदन के अंदर छात्रवृत्ति की मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लगातार आजसू छात्र संघ ने चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से बताने का काम करी कि राज्य सरकार जब तक लंबित जो छात्रवृत्ति का पैसा है, अगर राज्य सरकार नहीं देगी तो इसको लेकर हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करते हुए पूरे राज्य के छात्र युवाओं को एकजुट करकर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास भी घेरने का काम करेंगे। लंबे इंतजार के बाद जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जेएसएससी ने परीक्षा परिणाम जारी किया है। अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक 10 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने सीडीपीओ की मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षाफल देखा जा सकता है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने अधिकारियों के साथ कल बैठक की। इस दौरान उन्होंने अनुश्रवण दल के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और स्वच्छ तथा हरित विद्यालय रेटिंग के संबंध में विमर्श किया। उन्होंने 13 दिसंबर तक विद्यालयों का हर हाल में अनुश्रवण करने की हिदायत दी। इस वर्ष राज्य स्तर पर 119 विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। धनबाद आईआईटी आईएसएम के शताब्दी समारोह के सिलसिले में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी इस सिलसिले में आयोजित समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संस्थान के योगदान की सराहना की, साथ ही विद्यार्थियों को सफलता का भी मंत्र दिया।
recommended the setting up of this institution to meet Bharat's urgent need for mining and geology experts. Even in those challenging times, they understood a fundamental truth. अगर भारत को अपनी तकदीर संवारनी है तो उसे अपनी धरती की ताकत को समझना होगा। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के भालजोरिया गांव में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब जब्त किए गए। एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान अनवरत जारी रहेगा। की सप्लाई और शराब का सेवन लोगों को करा रहे थे, तो उसमें छापामारी किया गया दिनांक 7/12/2025 रात्रि करीब 9:50 में। तो उसमें कार्रवाई हेतु जब उसके घर की तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में पाया गया जो जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह, उसके घर के अंदर जो भलजोड़िया का निवासी है, तो उसके घर के अंदर से कई टेबल कुर्सी लगा हुआ था और कई जो है अंग्रेजी शराब और देसी शराब भी उसमें पाए गए जो भारी मात्रा में। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव पर उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। एनडीआरएफ टीम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी और आंकड़े उपलब्ध कराएगी। वहीं 40 सुरक्षा बल और 2 मजिस्ट्रेट प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानांतरण विकल्प दिला रहे हैं। देवघर में जिला स्तरीय 1 दिवसीय एमएमडीपी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 50 पर्यवेक्षकों को फाइलेरिया रोग, लिम्फोएडिमा पहचान, उपचार और विकलांगता रोकथाम पर प्रशिक्षित किया गया। रोगियों को एमएमडीपी किट उपलब्ध कराई गई और साल में डीईसी एवं एल्बेंडाजोल दवा लेने पर जोर दिया गया। लोहरदगा में 17वें पंचायत कर गोइठ में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने किसानों को 15 दिसंबर से 25 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान जमा करने और फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी। बच्चों को विद्यालय भेजने और शिक्षा के अधिकार पर भी जोर दिया। रांची एआरओ के अगस्त-सितंबर 2025 भर्ती रैली में चयनित लगभग 750 अग्निवीर उम्मीदवारों का रेजिमेंटल सेंटरों में चरणबद्ध डिस्पैच जारी। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रतिदिन छोटे बैचों में भेजा जा रहा है। दूसरी मेरिट लिस्ट भी जल्द जारी होगी। चतरा पुलिस ने हंटरगंज थाना क्षेत्र के लूटापाटा, मोरैनवा और कोलवा में कुल 3 एकड़ अवैध अफीम की खेती नष्ट की। शुरुआती अवस्था में कार्रवाई की गई। पुलिस ने आम जन से अपील की है कि अवैध खेती न करें और ऐसी गतिविधियों को रोकने में सहयोग करें। पलामू में जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक में खरीफ 2025-26 के लिए 52 अधिप्राप्ति केंद्र और 5 राइस मिलर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी अनिवार्य और गोदामों की साफ सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। टीकाकरण, एनसीडी स्क्रीनिंग, फाइलेरिया, मलेरिया व लेप्रोसी मामलों की मॉनिटरिंग, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के निष्पादन और स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण व दवाइयों के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया। कोडरमा में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। छात्रों के नामांकन, शिक्षक छात्र उपस्थिति, सिलेबस कवरेज, स्मार्ट क्लास, आईसीटी प्रशिक्षण, हेल्थ कैंप और अनीमिया मुक्त भारत अभियान सहित सभी इंडिकेटरों पर सुधार और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लोहरदगा में एनडीआरएफ की टीम ने फैमिलियराइजेशन अभ्यास के तहत आपदा में बचाव, मेडिकल फर्स्ट एड, ढही इमारतों में खोज, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु आपात स्थिति और बाढ़ से सुरक्षा की जानकारी दी। 17 दिसंबर तक अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षण जारी रहेगा। लोहरदगा में समाहरणालय परिसर में विशेष शिविर आयोजित कर NH 143A बाईपास और NH 75 कुड़ू उदयपुरा पथ निर्माण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण शुरू किया गया। आज कुल 3.24 करोड़ रुपए का भुगतान रैयतों को किया गया। शिविर 13 दिसंबर तक चलेगा।
आईएमएफ ने भारत की यूपीआई को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इस यूपीआई की जो लेन देन की प्रणाली है उसको स्वीकृति देते हुए कहा कि इसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है उसके रूप में से मान्यता दे दी गई है। आईएमएफ के द्वारा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल में लिखित उत्तर में ये कहा कि इस तथ्य को आईएमएफ की जून 2025 की बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान इंटर ऑपरेटिबिलिटी की वैल्यू रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा एसीआई वर्ल्ड वाइड की प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान प्रणाली में 49% हिस्सेदारी और 129.3 अरब के लेन देन के साथ यूपीआई वैश्विक सूची में शीर्ष पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर 2025 तक टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में पीआईडीएफ के माध्यम से लगभग 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 तक लगभग 6.5 करोड़ व्यापारियों के लिए कुल 56.86 करोड़ क्यूआर स्थापित किए जा चुके हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज कटक में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कटक के बाराबती स्टेडियम में 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। भारत वनडे सीरीज 2-1 से जीत चुका है और T20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती थी। पहला T20 मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। हजारीबाग में चल रहे कूच बिहार ट्रॉफी एलिट ग्रुप में झारखंड और केरल के बीच श्रेष्ठता साबित करने के लिए मुकाबला चल रहा है। एलिट ग्रुप के इस मैच के पहले दिन कल झारखंड की पारी 206 रन पर सिमट गई। इस 4 दिवसीय मैच को लेकर हजारीबाग और आसपास के इलाकों के क्रिकेट प्रेमी खासे उत्साहित हैं। हजारीबाग को पहली बीसीसीआई के मैच की मेजबानी मिली है। कोडरमा में झारखंड एजुकेशन और कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय संस्कृति तथा खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। झुमरी तिलैया स्थित झारखंड विधि महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार झारखंड की 13 कॉलेजों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 160 खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। कॉलेजों में बढ़ावा देने के कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है। इसमें 13 गेम पर प्रतियोगिता हुई है। आपको कैरम बोर्ड, चेस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ऐसे कंपटीशन, कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीवेंट सब्जेक्ट में एजुकेशन पर, इन सारी चीज़ों पर यहाँ आयोजित हुआ और 162 लड़के अपीयर हुए और 13 टीम भी आयोजित हुई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो संकट पर अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। डीजीसीए ने इंडिगो से शो कॉज नोटिस का जवाब मिलने की पुष्टि की है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि एयरलाइन के जवाब की जांच के बाद उचित एक्शन लिया जाएगा। इंडिगो ने अपनी प्रतिक्रिया में यात्रियों को हुई भारी असुविधा और कठिनाई के लिए गहरा खेद व्यक्त किया और वह पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी है। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो के सीईओ और सीओओ द्वारा हस्ताक्षरित जवाब सोमवार शाम को सौंपा गया था। एयरलाइन ने अपनी सफाई में तकनीकी खामियों, मौसम और नए रोस्टरिंग नियमों सहित कई कारकों का हवाला दिया। एयरलाइन ने इस संकट के सटीक कारणों का पता लगाने में असमर्थता जताई। हालांकि इंडिगो ने रूट कॉज एनालिसिस के लिए 15 दिन का समय भी मांगा है। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आज से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा।
काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में विविध गतिविधियां आयोजित हो रही हैं, जिसमें प्रतिभागी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के तहत वाराणसी का तमिल संगठन नमो घाट पर एक अनोखी पहल कर रहा है। संगठन यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को तमिल भाषा सिखाने का काम कर रही है। नमो घाट पर आने वाले लोग भी इस पहल से काफी आकर्षित हो रहे हैं। भाषा, संस्कृति और संवाद का यह संगम गंगा तट पर एक नई पहचान बना रहा है। बच्चे हैं और टूरिस्ट लोग हैं ना, वो लोग भी आते हैं। इंटरेस्टली वो लोग आके पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, हम भी जवाब देते हैं उन लोग का। बहुत अच्छा लग रहा है सर। भाषा सीखने का एक पहले सवाल पूछते हैं, मतलब ये एक आप ये तमिल में कैसे बोलेंगी, नहीं है ऐसे पहले सवाल, वो सवाल ऐसे सिखाएंगे तो जल्दी एक भाषा सीखेंगे। नमो घाट पर तमिल शिक्षण का पाठ एक सकारात्मक सांस्कृतिक बदलाव है, जहां तमिल भाषा और उसके शब्द उत्तर भारत में नए रिश्ते की नींव रख रहे हैं। ये कोई औपचारिक कक्षा नहीं, बस एक खुला, सहज, दोस्ताना माहौल। वहीं घाट पर चलते फिरते तमिल भाषा की जानकारी प्राप्त करना स्थानीय लोगों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक सुखद अनुभव है। तमिल शब्दों को सीख लेने की जिज्ञासा स्वतः ही लोगों को यहां ले आती है। ये बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तमिल में कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनको सीखने में हम लोगों को आसानी रहती है कि कोई बात है कैसे कहा जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। बात करने में अगर ऐसे कोई सिखाएगा तो अच्छे से हम लोग सीख सकते हैं। वर्णमाला में कुछ शब्द हैं उनको दिखाया और जानवरों के नाम भी दिखाए, जिससे कि सीखने में आसानी रह सकती है। जो तमिल से लोग आते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, मतलब अदर सिटी में आओ, लैंग्वेज चेंज होती है, तो अगर वो किसी से पूछ रहे हैं तो अगर हम लोग को पता है तो हम लोग उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में, उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ जाओ, इसका मतलब वो होता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको। यह पहल सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं, यह दो प्राचीन संस्कृतियों का संवाद है। एक ऐसा संवाद जो काशी की आत्मा में विविधता को और गहरा कर रहा है। तमिल सिखाने वालों का कहना है कि यहाँ रोजाना मिनी सेशंस हो रहे हैं, जहाँ कोई भी बैठे बैठे तमिल के शब्द, वाक्य और भाव सीख सकता है। नमो घाट पर तमिल सीखने की यह छोटी सी कोशिश लोगों के चेहरे पर मुस्कान और दिलों में अपनापन भर रही है। काशी तमिल संगमम 4.0 इन दिनों सिर्फ संस्कृति का उत्सव नहीं, बल्कि भाषाओं का सेतु भी बन रहा है, जहाँ गंगा की तरह बह रहा है संवाद, सीख और एकता का संदेश। काशी और तमिल की जो साझा संस्कृति है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो हमारे महामंत्र है उसको कई तरीके से एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी, नमो घाट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 9 दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के प्रथम सदस्य बने। सभा का उद्घाटन आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय कराने से आरंभ हुआ। सभा में सदस्यगण अध्यक्ष महोदय के सम्मुख अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में विराजमान थे। संविधान सभा में 9 महिलाओं समेत 207 सदस्य उपस्थित थे। 9 दिसंबर साल 1825 को राव तुलाराम सिंह का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। वे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को ही जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। साल 2001 में भारत सरकार ने महाराजा राव तुलाराम की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 9 दिसंबर साल 2003 से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को मनाते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी और नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता से लड़ने का संकल्प लेते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए रिफॉर्म्स पर दिया बल। राज्यसभा में वंदे मातरम और लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। जनहित के मुद्दों की गूंज। भोजनावकाश के बाद अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी। 1932 अभ्यर्थी सफल। सीडीपीओ का परीक्षा परिणाम भी घोषित। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कटक में पहला टी20 मैच। हजारीबाग में चल रहे कूच बिहार ट्रॉफी में झारखंड की पारी 206 रन पर सिमटी।